डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अब तो मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो, इतनी मेहनत कर रहा हूं। हाँ, ये बात सही है कि 2 दिन पहले अमेरिका को घसीटते हुए ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ले गए, बड़े बड़े बॉम्ब गिरा दिए ईरान के ऊपर, लेकिन अब वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि वही शांति दूत है, वही डील मेकर है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि 12 दिन का ईरान इजराइल वॉर उन्होंने खत्म करा दिया है। ये दूसरी बात है कि ईरान कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भीख मांगी थी कि भैया डील करा लेते हैं, शांति वार्ता कर देते हैं, सीज फायर करा देते हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि अगर नोबेल कमिटी के पास कोई ऐसा अवार्ड हो, बेस्ट अटेम्प्ट एट पीस प्राइज, मोस्ट इंप्रूवमेंट फॉर पीस प्राइज, तो डोनाल्ड ट्रंप को उसके लिए कंसीडर किया जा सकता है। फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है मिडिल ईस्ट में, अब यह डिसाइफर करना और भी मुश्किल हो रहा है। वैसे में ही मिडिल ईस्ट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे में ही अगर आज के डेट में न्यूक्लियर वॉर होगा तो वो मिडिल ईस्ट में ही होगा, और यह सिचुएशन हम पिछले कुछ दिनों में बनते देखते आए हैं। लेकिन अब जब डील हो चुका है, जब डोनाल्ड ट्रंप यह अनाउंस कर चुके हैं कि दोनों देश अब स्टैंड डाउन करेंगे और एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, अब खासा नाराज डोनाल्ड ट्रंप लग रहे हैं इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल लगता है उनकी बात नहीं सुनना चाहता है। वैसे देशभक्त अगर आप देखते आए हो तो हमने पिछले कुछ दिनों में काफी एपिसोड्स में आपको यह बात काफी डिटेल में बता दी थी कि इजराइल अमेरिका की नहीं सुनता है, अमेरिका इजराइल की सुनता है, और आज यह बात साबित हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप तक की बात इजराइल नहीं सुनता है। सुन लीजिए। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. सोचिए इजराइल अपनी कितनी चलाता है और कितनी मनमानी करता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल को बचाने के लिए अपने बड़े बड़े बॉम्ब्स गिराए ईरान के ऊपर, आज 2 दिन बाद वही इजराइल उनकी बात नहीं सुन रहा है। और अगर ये बाइट आप सुने डिटेल में तो आपको अगर विदाउट कॉन्टेक्स्ट ये लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ईरान की पैरवी कर रहे हैं और इजराइल के साथ ज्यादा गुस्सा है। ये इजराइल का साइड नहीं लेकर ईरान का साइड क्यों ले रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ट्वीट देखिए डोनाल्ड ट्रंप का, पायलट्स को वार्न किया, इजराइल के पायलट्स वापस आ जाओ, यहां कोई बॉम्ब ना गिराना तुम। उसके बाद इजराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक। मैंने कहीं ना कहीं किसी ने बोला होगा नहीं नहीं हम तो ऐसे ही प्लेन उड़ा रहे हैं, ऑल प्लेन्स विल टर्न अराउंड एंड हेड होम व्हाइल डूइंग अ फ्रेंडली प्लेन वेव टू ईरान, नोबडी विल बी हर्ट, द सीज फायर इज इन इफेक्ट, थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इसी ट्वीट के कुछ मिनटों बाद खबर आती है कि इजराइल ने अपना जो काम करना था वो कर दिया है, तेहरान के पास एक रेडार इंस्टॉलेशन पर अटैक कर दिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बोल के रखा था कि यहां अब सीजफायर इफेक्ट में आ चुका है। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे पुराने एलाय, अमेरिका के सबसे पुराने दोस्त और जिसके ऊपर काफी डिपेंड करता है वो दोस्त, वो इजराइल उनकी बात नहीं सुन रहा है। इजराइल ने अटैक तो कर ही दिया है, अब सवाल यह है कि ईरान अब फिर से वापस काउंटर अटैक करेगा या नहीं। यह सवाल तो अभी है, लेकिन एक सवाल पर हम क्या अग्री कर सकते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका का पापा कौन है, वो इजराइल है, इजरायली लॉबी है। इस बात पर तो अब कोई डिबेट नहीं है आज के एपिसोड में। लेकिन पता ये करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सीज फायर है वो होल्ड करेगा या नहीं। जब तक ये एपिसोड में रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये सवाल है, जब तक शायद आप देखोगे तब तक शायद सीज फायर पूरी तरीके से टूट भी चुका हो। लेकिन इस सीज फायर के बाद ये जो रेजिम चेंज होने वाला था 2 दिन पहले, फिर बॉम्ब गिरने वाला था ईरान पर, ये सीज फायर क्यों हुआ, कौन जीता इस सीज फायर की वजह से? ये जो युद्ध हुआ 12 दिन का, इसमें इजराइल जीता, ईरान जीता, यूएस तो छोड़ दो ना जीता, और ग्लोबल पॉलिटिक्स किस तरीके से हल्के से शिफ्ट कर रही है ये सीज फायर भी दिखाती है, ये भी समझते हैं। लेकिन पहले देखते हैं क्रोनोलॉजी, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग हो चुका है। तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो हमारे तरह तो मैं आपको बता दूं, 13 जून से ये सारा जो कांड हुआ है तब शुरू हुआ जब इजराइल ने एक सरप्राइज अटैक किया ईरान के ऊपर, ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब यह कहा गया कि नहीं नहीं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आने वाले हैं इसलिए हमने अटैक कर दिया। ईरान फिर रिस्पॉन्ड करता है, चुप नहीं बैठता है, ताबड़तोड़ बैलिस्टिक्स मारता है, 1 हफ्ते से ज्यादा 9 दिन तक नाक में दम करके रखता है इजराइल का। फिर 21 जून में अमेरिका गुहार सुनती है इजराइल की कि भैया हमें बचा लो, ये तो ज्यादा ही हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तब आता है अमेरिका युद्ध के अंदर अपने बड़े बड़े GBU बॉम्ब्स लेकर, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स लेकर, कि भाई हम पूरा काम तमाम कर देंगे जो भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है।
लेकिन ये बॉम्ब गिराने के एक दिन बाद समझ में नहीं आया पूरी दुनिया को और अमेरिका को, और इसके बारे हमने पूरा एपिसोड भी बनाकर आपको दिखाया कि सेंट्रीफ्यूजेस डैमेज हुए हैं या नहीं। जो उनके पास ऑलरेडी 60% एनरिच्ड यूरेनियम था वो डैमेज हुआ है या उसको खत्म कर दिया गया है या नहीं। और उसके बाद 23 जून को, कल रात को, ईरान ने जिस तरीके से अटैक किया उससे तो लग रहा था कि भैया अब ये वॉर और एक्सपैंड करेगा। जब 6 बैलिस्टिक मिसाइल यूएस के अल उदीद एयर बेस इन कतार पर दाग दिए गए, सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का उस रीजन में, जब ये मिसाइल उस तरफ जाने लगे तो सबको लगा कि भैया अब तो वर्ल्ड वॉर 3 यहां आ गया। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि मिडिल ईस्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है। इस अटैक के होते समय भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक के कुछ ही क्षणों बाद ट्वीट किया कि देखिए मैं ये बात बता दे रहा हूं, आई एम प्लीज्ड टू रिपोर्ट नो अमेरिकन्स वर हार्म्ड एंड हार्डली एनी डैमेज वाज डन। सोचिए एक देश आपके मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहा है, देश का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि ठीक है आपने अटैक कर दिया है, दे हैव गॉटन इट आउट ऑफ द सिस्टम, मैंने जो भी भड़ास थी वो निकाल दिया है और इसके बाद अब और कोई नफरती कार्रवाई नहीं होगी। अब आपने हमें अर्ली नोटिस दे ही दिया था इस अटैक से पहले, तो अब आइए शांति की बात करते हैं, अब और सब रेड शेड खत्म करके हम सीज फायर की बात करते हैं। जो लोगों को लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 का एक अलार्म है, एक सायरन है, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा ठीक है अपने सिस्टम से गुस्सा निकालो और अब आओ बात करते हैं। तो बात हुई फिर जून 23 की लेट इन द नाइट अर्ली मॉर्निंग, आप लगा लीजिए इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। ट्रंप अनाउंस करते हैं अपने ट्रुथ सोशल पर कि मैंने एक कंप्लीट और टोटल सीज फायर कर दिया है और ये कुछ ही घंटों में किक इन कर जाएगा। 7 बजे तेहरान टाइम से इसको शुरू कर दिया जाएगा ईरान की तरफ से और उसके 12 घंटे के अंदर अंदर इजराइल की तरफ से भी हो जाएगा। ये 12 दिन का जो युद्ध है ये खत्म हो जाएगा। किसी ने यकीन ही नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ऐसे में यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है कि अभी यहां मिसाइल दागे जा रहे हैं, आप बोल रहे हो कि दोनों साइड ने ऑलरेडी आपने ट्रूस करा दिया। ये तो नोबेल वाली बात हो ही गई। और इसके अंदर देखिए ट्रंप ने कतर को कैसे ले लिया। भाई कतर के ऊपर तो अटैक हुआ, अल्टीमेटली तो बेसिस तो कतर में है, तो कतर के अमीर को बोला कि नहीं नहीं आपने तो ये पूरा डील ब्रोकर कराया है, आप गुस्सा मत होइए, आप इस वॉर में इन्वॉल्व मत होइए। पहले ईरानियन जो स्टेट मीडिया थी उसने भी सोचा कि ये भी कोई जुमलेबाजी है, ये भी कोई फैब्रिकेशन है, तो 4 बजे हमारे टाइम 4 बजे उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ घंटों में अब तुम देखोगे कि हम कैसे मिसाइल बरसाएंगे। तो उनके स्टेट मीडिया ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन उस समय ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक इंपॉर्टेंट ट्वीट दिया जिससे समझ में आया कि हो सकता है कि कोई सीज फायर हो, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके यह कहा कि ईरान ने बार बार यह बात साफ कर दी है कि भैया इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया है, हमने इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया है। तो अभी के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन अगर सीज फायर आपको करनी है तो इजरायली के रिजीम को यह देखना होगा कि और कोई एग्रेशन ना करे और कोई अटैक ना करे, सारे अटैक रोक दे, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि कोई सेसेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हम करेंगे या नहीं। उसके बाद सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद भी जब वो पूरा समय खत्म नहीं हुआ था, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह रिपोर्ट किया कि कई वेव्स ऑफ मिसाइल स्ट्राइक इजराइल पर हो रहे हैं। तो एक तरफ ट्रंप बोल रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, होने वाला है, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से मिसाइल पर मिसाइल, मिसाइल पर मिसाइल दागे गए हैं टिल द वेरी लास्ट मोमेंट, और शायद मोमेंट से थोड़ी देर बाद भी। ट्रंप उसके बाद कहते हैं कि अब अच्छा ठीक है, ईरान ने मिसाइल दाग दिए हैं, अब सीज फायर इन इफेक्ट है, अब दोनों देश इसको वायलेट मत करना। तो बार बार कोशिश हो रही है दोनों को बोलने के लिए कि अब शांति रखो। ईरानियन स्टेट टेलीविजन ने उसके बाद कहा कि देखिए हमने तो मिसाइल दाग दिए हैं, अब जो कॉस्ट है, जो सीज फायर है वो एनिमी पर लगाया जा रहा है। यूएस एग्रेशन जो था उसका हमने जवाब दे दिया है। हाँ वो दूसरी बात है कि यूएसए को बताकर जवाब दिया था, लेकिन हमने जवाब दे दिया है। तो एक फेस सेविंग मेजरमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम भी सीज फायर कर रहे हैं। उधर नेतन्याहू को भी शायद कहीं ना कहीं खोद खोद के खुरेद कर उनके कैबिनेट को और उन्हें फिर फाइनली बोलना पड़ा ठीक है हमने भी सीज फायर अनाउंस कर दिया, क्योंकि हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन राइजिंग लायन पूरे हो चुके हैं। एंड आई कोट, इजराइल हैज रिमूव्ड द डुअल इमीडिएट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बोथ इन न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल फील्ड। ये कितना सही है कितना गलत है अभी उस पर आते हैं हम। लेकिन इजरायली मिलिट्री ने कहा कि भैया देखो हमने तो पूरा तेहरान के ऊपर उनके स्काइज को कंट्रोल कर लिया है, उनके मिलिट्री लीडरशिप पर डैमेज कर दिया है, उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनको टारगेट कर लिया और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्षतिग्रस्त कर लिया है। तो जब इतना कुछ हमने कर ही लिया है तो डोनाल्ड ट्रंप जब बोल ही रहे हैं तो चलिए हमने भी सीज फायर के लिए अग्री कर लिया। लेकिन चीजें इतनी भी आसान नहीं थी।
बार बार इजराइल ने बोला कि अगर कोई भी वायलेशन होगा तो हम ताबड़तोड़ जवाब देंगे। तो एक तरफ इजराइल कह रही है कि हमने तो जीत हासिल कर ली है, हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए, तो हम इसीलिए सीज फायर के लिए अग्री कर रहे हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ तो क्रेडिट ईरान भी लेना चाहता है। उनके सुप्रीम नेशनल काउंसिल ने भी एक स्टेटमेंट निकाला कि देखिए सीज फायर तो ठीक है, हमने तो ह्यूमिलिएटिंग एंड एग्जेम्पलरी रिस्पॉन्स टू द एनिमीज क्रूएल्टी ऑलरेडी दे के रखा है, उनके बेस पर भी अटैक कर दिया और इजराइल को भी अच्छा सबक सिखा दिया। तो बोल रही है काउंसिल कि ठीक है, अब जब इतना कुछ हम कर ही चुके हैं, हमने प्रोपोर्शनल एंड टाइमली मैनर पर एनिमी को रिग्रेट करा दिया, उनको हरा दिया, उनके एग्रेशन को धूल चटा दिया, तो अब हम कह रहे हैं कि ठीक है, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विदाउट एनी ट्रस्ट टू द वर्ड्स ऑफ द एनिमी एंड विद देयर हैंड्स ऑन द ट्रिगर आर रेडी टू डिलीवर अ डिसाइसिव एंड डिटरिंग रिस्पॉन्स ऑफ वायलेशन ऑफ एनी एक्ट ऑफ द एनिमी। तो कहीं ना कहीं ये जो सीज फायर है, ये गन के ट्रिगर पर हाथ रखकर सीज फायर है, वो गन कभी भी चल सकती है। अभी के लिए तो ईरान कह रही है कि भैया हम तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये विक्ट्री सेलिब्रेशन है, और दिक्कत यहां ही है, इजराइल इसे विक्ट्री देखना चाहेगा, ये चाहेगा कि ईरान इसे एज अ विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा हो। अब आते हैं इस बात पर कि भैया जो आपने 12 दिन का युद्ध किया, इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, अमेरिका को इन्वॉल्व किया, तो जीता कौन हारा कौन? एम्स क्या थे यूएसए और इजराइल का? कि भैया ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे निस्तोनाबूद करना और एक रेजीम चेंज हो सके तो उसे लाना। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुश बैक हुआ है, लेकिन इस बात पर सहमति है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के अंदर कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। दूसरा, क्या ईरान निगोशिएटिंग टेबल पर वापस जाएगा? वही टेबल जिसको आपने उड़ा दिया, वही नेगोशिएटर्स जिनको आपने मार दिया? या फिर उल्टा होगा कि ईरान बोलेगा कि भैया देखो, आईएईए के तुम जो लोग हो, ऑफिशियल्स हो, हमारे देश से बाहर निकल जाओ। एनटीपी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसने इजराइल ने भी साइन नहीं किया, हम भी नहीं साइन करेंगे। तो जब इंस्पेक्शन इजराइल का नहीं होता है तो हम भी नहीं करेंगे। एनपीटी, इजराइल ने भी साइन नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे, और जल्दी जल्दी वो अपने लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। वो कहीं ना कहीं शायद और भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन की तरफ ढकेल दे। और दूसरा एम्बैरेसमेंट जो बड़ा बड़ा बोला जाता था, हमारे पास आयरन डोम है, हमारे पास एरो 2 है, एरो 3 है, हम किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से अपने सिटीजंस को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। तो जो एक गरूर था कि मिडिल ईस्ट में हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता है, वो गरूर कहीं ना कहीं टूट चुका है। ईरान ने अकेले दिखा दिया, किसी के सपोर्ट के बिना, कि वो ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स दे सकता है इजराइल को, जबकि इजराइल को फिर जाकर अमेरिका की मदद मांगनी पड़े। अब जो इजराइल का एक बड़ा पॉइंट था कि कहीं ना कहीं अमेरिका को इस पूरे युद्ध में इन्वॉल्व कर दे और अपना काम करा दे, वो थोड़ा ही सक्सेसफुल हुआ। अमेरिका इन्वॉल्व तो हुआ एक दिन के लिए, लेकिन जो बाद में ट्रंप को सुननी पड़ी गालियां अपने घर में, उससे यह बात तो साबित हो गई कि ट्रंप नहीं चाहते हैं एक और वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि उनका सपोर्ट बेस ये नहीं चाहता था। तो अमेरिका का गोल कुछ खास साबित तो नहीं हो पाया। हां, अगर ट्रंप अंकल को एक नोबेल मिल जाए तब शायद ट्रंप का गोल साबित हो जाएगा। तो क्या ये ईरान के लिए एक जीत होती है वर्सेस यूएसए? ईरान को एक चीज तो मालूम था कि अगर यूएसए से सीधा पंगा लेगा, रिटेलिएट करेगा, तो यूएसए उसे खत्म कर देगा। तो मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड के साथ आप पंगा तो नहीं ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मूव तो बचाना था, एक एग्जिट रैंप तो आपको चाहिए था। अल उदीद एयरबेस ने वही एग्जिट रैंप दे दिया, और वो कतर में है, जो कि ईरान का अच्छा दोस्त भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अटैक कर रहे हैं। अटैक हुआ भी, लेकिन इंटरेस्टिंगली अटैक आप कभी करते हो अपने दुश्मन को ये बोलकर कि हां घंटों पहले, हां भैया हम तुम्हारे ऊपर आज शाम को अटैक करेंगे, जरा देख लेना, अपने लोग वगैरह को हटा वटा लेना, अपने मिसाइल वगैरह को, जो एंटी डिफेंसिव मिसाइल है उनको तैयार रखना। तो कहीं ना कहीं ये जो अटैक था ये फॉर शो है, और इसीलिए ट्रंप ने भी बोला कि देखिए ईरान ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड किया है, हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक मारा, तो उन्होंने भी एज एक्सपेक्टेड, ये तो मुझे मालूम था, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जिसको हमने काउंटर कर लिया। कोई नहीं मारा गया है, कोई क्षति नहीं हुई है हमें। तो ये प्री स्ट्राइक वार्निंग से एक चीज हो गई कि कोई भी अमेरिकन सैनिक मारा नहीं गया। अगर कोई अमेरिकन सैनिक मारा जाता तो अमेरिका को इस लंबे युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता। तो यहां एक ऑनरेबल डिस्चार्ज हो गया। ईरान ने भी बोला कि हमने भी मिसाइल दाग दिए, अमेरिका ने बोला ठीक है थोड़े बहुत मिसाइल हमारे तरफ आए, लेकिन हमने तो बड़े बड़े बम इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर गिरा दिया, और अमेरिका का तो यही मानना है कि हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया है। लेकिन एक चीज जो देशभक्त पर हम डिस्कस करना चाहेंगे, और ये थीम
और ये वार्निंग हम देशभक्त पर सालों से अब देते आए हैं कि चाइना का जो एक रोल है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, ग्लोबल इकोनॉमी में, उसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। सोचिए, अमेरिका चाइना से बोल रहा है कि यार ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की बात कर रहे हैं, इन्हें बोलो कि ये बंद ना करें, जबकि इंपैक्ट चाइना पर ही पड़ेगा ज्यादा, लेकिन अमेरिका के लिए भी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं होता। तो चाइना को रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना पीछे से बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है ईरान के साथ। वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस और बड़े बड़े ट्वीट्स नहीं करता है। हाल ही में न्यू ईरान चाइना रेलवे लाइन, एक फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन होता है। चाइना के जियान से तेहरान तक यह रेलवे लाइन मई 2025 में लॉन्च होता है। 10,400 किलोमीटर लंबा यह रेलवे लाइन, ये चाइना से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर ईरान तक आता है। और ये लाइन है क्या? ये लाइन चाइना का एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI का एक हिस्सा है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड नेटवर्क, जो कि एशिया, पर्शियन गल्फ, अफ्रीका, यूरोप सबको लिंक करने की बात करता है। और ये थियोरी की बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट फ्रेट ट्रेन अराइव भी हो चुका था मई 25, 2025 में। तो इससे होगा क्या? सबसे बड़ी चीज ये जो करता है, ये ट्रेड टाइम कम कर देता है। ईरान से अगर कोई शिपमेंट चाइना जाना हो तो 30 से 40 दिन जो मैरिटाइम रूट लगता था वो 15 दिन का बन जाता है बाय रेट। तो इससे कॉस्ट कम होगा, इससे ट्रेड एफिशिएंसी बढ़ेगी। सैंक्शंस, जो ईरान एक्सपोर्ट कर सकता है, अब अपना तेल अपने देश के अंदर से गुड्स इंपोर्ट कर सकता है यूएस सैंक्शंस को बाईपास करते हुए। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन चाइना ईरान से करीबन 90% उसका जो ऑयल एक्सपोर्ट है खरीदता है। सोचिए, चाइना अगर 90% ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट खरीद रहा है, स्टेबल सप्लायर है ईरान उसका, सस्ता ऑयल मिल रहा है चाइना को, तो क्या वो ऐसे ही अमेरिका को अटैक करने देगा ईरान पर? उसके ऊपर चाइना ईरान टाइज सोचिए कितने गहरे हैं। $400 बिलियन का डील साइन है, ये कॉरपोरेशन डील है, 25 साल का एक डील साइन कर रखा है। $400 बिलियन चाइना लगाएगा ईरान के अंदर। इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आपको लगता है एक रेजिम चेंज के लिए और एक डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कह दिया तो चाइना उसे चुपचाप अग्री कर लेगा? यहां तक कि ईरान जीपीएस सिस्टम यूज नहीं करता है, चाइना का BDS, जो कि चाइना का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, वो यूज करता है। देशभक्त पर हम बार बार बोलते आए हैं कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान से आज नहीं लड़ रहे हैं, हम चाइना से लड़ रहे हैं, उसी तरीके से अमेरिका को भी शायद समझ में आ चुका था कि वो ईरान से नहीं लड़ रहा है, उसके भी पीछे एक पौपा उसका खड़ा हुआ है जो कि चाइना है। चलिए, ये युद्ध शायद रुक जाए, कुछ और बमबारी होगी, लेकिन सारे साइड्स को मालूम है कि इंडेफिनेटली इसको कंटिन्यू करके किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। किसी के पास स्टेल्थ बॉम्बर है, किसी के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है और किसी के पास रीजनल स्ट्रेंथ है। लेकिन इस सब के बावजूद इतना सारा फोकस, इतनी सारी बातचीत हो रही है, लेकिन गाजा में जो मौतें हैं वो अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू हो जा रही है, क्योंकि उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, उनके पास कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं है उन्हें बैक करने वाला। इसीलिए फूड सप्लाई लेने के लिए, राशन लेने के लिए आदमी खड़ा होकर वहां मार दिया जाता है, सरेआम खुलेआम मार दिया जाता है, और उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आज के दिन करीबन 30-40 लोग मारे गए हैं, कल की बात करें तो 40-50 लोग मारे गए हैं। हर दिन ऐसे लोग मारे जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ खड़े होकर देख रहा है। कहीं ना कहीं इस युद्ध के बाद अगर यह सीज फायर होल्ड करता है तो फिर इस पर भी फोकस करने की दरकार है कि किस तरीके से एक जेनोसाइड चल रहा है हमारे आंखों के सामने और कोई बोलने को तैयार नहीं है।